हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण शर्मा, द मैथ्स टीचर। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.2 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक्सरसाइज 3.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्वेश्चन अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम कोई दी हुई है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम का एक एक वर्ड जो है वो वेरी वेरी कॉस्टली होता है, वेरी वेरी मीनिंगफुल होता है। अगर हम एक वर्ड को भी अगर इग्नोर कर देंगे तो हम इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है कि इसका एक एक जो वर्ड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या मिलेगा कि इससे हमें इक्वेशन बनाने में हेल्प मिलती है। और इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले हमें यह पता है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अगर इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि टू वेरिएबल्स को देखना है कौन कौन सा है, कौन से हमें टू वेरिएबल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इसमें दो कंडीशन हमें देखनी पड़ेंगी। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अगर रेक्टेंगुलर गार्डन है तो रेक्टेंगुलर गार्डन में यानी कोई भी अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दो चीजें होती हैं, उनमें इसमें कोई भी नहीं दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों को लेट करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन अगर इसमें लेट करूं, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। लेट कर लेते हम, let the length of garden be x और breadth भी y। स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि इसमें लेंथ को हमने x लेट किया है और ब्रेथ को हमने y लेट किया है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, इसमें हमें डायमेंशंस पूछी है। तो डायमेंशंस का मतलब होता है इसकी लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल में दो ही डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेथ। करते क्या है, सबसे पहले उसने बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हमें यह पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो हमें यह पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता होता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर। अब इसने बोला क्या है, क्वेश्चन को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ है, कितना है, वो है 36 मीटर है। यहां पे देखो समझने वाली बात है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर इट्स विड्थ। ये तो हमारी सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारी ये है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है। और अगर 36 मीटर है तो हमें ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी उसने बोला है कि हाफ है। तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन 2। कितना है वो, 36 मीटर है, तो 36 मीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा L प्लस B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। अब क्या करना है, देखिए हमें लेंथ दी हुई है, ना ही ब्रेथ दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने लेट किया हुआ है x और y, हमने लेंथ को x लेट किया है और ब्रेथ को y लेट किया है। तो लेंथ की जगह पर अगर हम x लिख दें और ब्रेथ की जगह y लिख दें तो इज इक्वल टू 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। यानी किसी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन की अगर हमें इक्वेशन बनानी आती है और तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो उसमें हमें कोई भी दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी
इसमें जैसे मैंने बोला है कि लेंथ और ब्रेथ है, अननोन चीजें हैं, और जो चीज अननोन है उन्हीं को हम लेट कर सकते हैं, और जब लेट करेंगे तो हमने उसको लेट कर लिया एक्स और वाई, और हमने फॉर्मूला बता दिया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो हमने बता दिया कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36 है। 36 है क्या, उसका पेरीमीटर का हाफ है, और जब पेरीमीटर का हाफ है तो उसको हम हाफ कर देंगे, तो l प्लस बी इक्वल टू 36, तो l की जगह पे x और v की जगह y और इक्वल टू 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से अब सेकंड केस हम देखते हैं। ये हमारा था केस फर्स्ट, और सेकंड केस देखिए, केस सेकंड केस में उसने बोला है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर इट्स विड्थ, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर मोर है, यानी अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे लिख दूं कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, देखिए जब भी आपने कोई ऐसा करना हो तो बीच में इक्वल टू साइन लगा लीजिए, अगर कोई कंडीशन ऐसी दी हो। अब यहां पे बोला है उसने कि लेंथ है 4 मीटर मोर इट्स ब्रेथ, तो लेंथ तो हमने क्या लेट की हुई है, x, और ब्रेथ कितनी है, y है। लेकिन उसने ये कहा कि 4 मीटर मोर है, क्या है, लेंथ इसकी ब्रेथ से 4 मीटर मोर है, अधिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर लेंथ और ब्रेथ को इक्वल करना होगा तो हमें इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर ब्रेथ में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें देखना होता है कि ये दोनों ही, यानी जो दो डायमेंशंस हैं लेंथ और ब्रेथ, कब इक्वल होंगी, इक्वल कब होंगी, कब, जब इक्वल होंगी अगर हम ब्रेथ में 4 मीटर ऐड कर देंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मान लो लेंथ 8 मीटर है, सॉरी, अगर हम कहें कि ब्रेथ जो है 8 मीटर है, 8 मीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, उसने कहा है तो प्लस 4 करना पड़ेगा, तो 8 मीटर और 4 मीटर इक्वल टू 12 मीटर हो जाएगा। और अगर ये लेंथ भी 12 मीटर है तो इस तरीके से हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। वही कंडीशन हमने इसमें अपनानी है कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ कर दीजिए, और वो लेंथ के नीचे लेंथ जो हमने लेट किया है और ब्रेथ के नीचे जो ब्रेथ लेट किया हुआ है। अब कंडीशन देखिए कि दोनों, उसने लेंथ और ब्रेथ से लेंथ जो है 4 मीटर मोर है विड्थ से, इसका मतलब कि विड्थ में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगी x, y को इधर ले आइए, y इज इक्वल टू 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट्स इक्वेशन तो हमारी दोनों बन गई इस तरीके से, लेकिन अब हम इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैंने तीन मेथड्स बताए हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मेथड। हम ग्राफ मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें ग्राफ के लिए बोला नहीं इसमें, तो हमें इसमें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए, या फिर एलिमिनेशन मेथड करिए, या फिर क्रॉस मेथड करिए। तो मैं इसको जो सबसे इजी लगे आपको उस मेथड से करिए। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इजी है, उस तरीके से और हो जाएगा। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि इसके नीचे जो है दूसरी पहली इक्वेशन को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और इन दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का मतलब है या x को कैंसिल करिए या फिर y को कैंसिल करिए, और x और y हमें ये पता है कि x भी इक्वल है और y भी इक्वल है। जब x और y इक्वल है फिर हम उसके देखते हैं साइन किसके डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट हो और सेम वेरिएबल्स हो और तो हम उनको ऑन एडिशन कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि y और y, ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 36 और 4 40 होगा। यहाँ लिख सकते हो ऑन एडिंग। ऑन एडिंग ऐड करने पर हमें क्या पता है कि y को y से
ये कैंसिल हो चुका है और यहाँ पे x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा और 36 और 4 को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2 यानी इक्वल टू हो जाएगा 20। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यानी हमारा यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 20 मीटर। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारी थी x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू 20 है, तो x की जगह पे हम 20 लिखेंगे, ये x है, x की को हमने रिप्लेस किया है, तो यहाँ 20 और प्लस y इक्वल टू 36 और y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 20। ये प्लस का इधर जा करके माइनस का हो जाएगा 36। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 में से 20 लेस करेंगे तो 16 आता है, यानी y 16 आया और x की वैल्यू 20 आई है। इस तरीके से हम y इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 20 और हम कह सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू लिख सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 16 मीटर। हमें ये पता है, अगर हम लिखा लेंथ 20 है, ब्रेथ 16 है, और जिस कंडीशन से इसने ये बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, अगर हम इन दोनों को लेकर के पेरीमीटर निकालेंगे तो 20 और 36, यानी अगर हम उस फॉर्मूला में रखते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ में, तो लेंथ और ब्रेथ को अगर हम ऐड कर देंगे तो 20 और 16 36 हो जाएगा और उसका डबल करेंगे तो 72 हो जाएगा, लेकिन हाफ करेंगे तो 36 ही रहेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो डायमेंशंस है, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ इसमें ये है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो इक्वेशन बनानी होती है। अगर हमें इक्वेशन बनानी आ जाती है तो हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.2, यानी वही चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write the another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincidence lines। ये 3 कंडीशंस हमें दी हुई हैं। इसमें गिवन इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें करना क्या है, दूसरी इक्वेशन की कंडीशन हमें पता होना। पहली कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फॉर हम लिखते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस वी नो दैट A1/A2 is not equal to B1/B2। स्टूडेंट्स से मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से होता है, यानी कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके लिए कंडीशन ये होती है कि इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब हमें क्या करना है कि जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें हम देखते हैं A1 की वैल्यू क्या है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x होता है A1 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x है 2, तो A1 इक्वल टू 2 है, और B1 कोएफिशिएंट ऑफ y होता है तो 3 है, और C1 जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है तो C1 इक्वल टू है -8। अब स्टूडेंट्स हमें दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें A2 और B2 की वैल्यू
अगर A1/A2 किया जाए और B1/B2 किया जाए, दोनों इक्वल ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि A1 तो 2 है। अगर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 है तो उसमें 3 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। यानी 3x कह सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, और 3y की जगह पे हम 5 भी ले सकते हैं, यानी 5y ले सकते हैं, और 8 की जगह पे चाहो तो प्लस का 4 ले लो, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या A1/A2 B1/B2 इक्वल हो रहा है। देखिए क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे A2 इक्वल टू कितना है, A2 इक्वल टू 3 हो गया, B2 इक्वल टू 5 हो गया, और C2 अगर लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, C2 इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे हम कंडीशन जो हमें दी हुई है A1/A2 B1/B2 में रख के देखते हैं वैल्यू। तो हमें पता है कि A1/A2 की वैल्यू क्या होगी, A1 हमें पता है 2 है और A2 इक्वल टू 3 है, तो A1/A2 इक्वल टू 2/3 हो गया। इसी तरीके से V1/V2 लेते हैं, V1/V2, V1 की वैल्यू इसमें थी 3 और V2 की वैल्यू हमने इसमें लिए 5, तो ये 3/5 है, ये 2/5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 की जगह पर हम लिख रहे हैं 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। ये इसका मतलब है जो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी सेकंड इक्वेशन ये होगी। सेकंड कंडीशन है पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस की कंडीशन जिस तरीके से हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, उसी तरीके से पैरेलल लाइंस की कंडीशन भी हम यहाँ लिखते हैं। पैरेलल लाइंस की कंडीशन, इसको मैं इधर कर दूं, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है हमारी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए। इसमें क्या है, A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, उसी तरीके से हमें पता है कि A1 हमें 2 दिया हुआ था, तो A2 हम कितना ले लें, इसका ट्वाइस ले लेते हैं, तो 2 2 या 4 यानी 4x ले लें, प्लस 3y है तो 3 का ट्वाइस ले लें, क्योंकि A1 का ट्वाइस लिया है तो 2 का ट्वाइस लिया है तो 4 हुआ है, और 3 का ट्वाइस लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 6y, और इक्वल टू यहाँ पे 8 है तो 8 की जगह पे -9 ले लीजिए यहाँ पे, इक्वल टू 0। क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं हम कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ चले तो A1/A2 कितना हो रहा है, A1/A2 हो रहा है, A1 है हमारा 2 और A2 है 4, तो 2/4 यानी इक्वल टू 1/2। और इसी तरीके से V1/V2 यानी 3/6 है, यानी 3/6, इसको भी हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 3 बन जाए, 3 2 जाए यानी 1/2। और C1/C2 लेते हैं तो C1/C2, C1 की वैल्यू यहाँ पे है -8 और C2 की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है -9। यानी हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू -8/9। यानी A1/A2 जिसको हमने सॉल्व किया है तो 1/2 आया है, B1/B2 को भी सॉल्व किया है तो 1/2 आया है, और C1/C2 को अगर वैल्यू पुट किया तो हमने -8/9 आ रहा है। तो इस तरीके से 1/2 ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन C1/C2 यानी -8/9 है, यानी -1 प्लस कर दो तो 8/9 हो जाएगा। तो ये कंडीशन को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ये होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स तीसरी कंडीशन है कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंस लाइंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, मैंने बताया, पहले ही बताया इससे पहले वीडियो में, कि अगर कोई एक लाइन है और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ रही है तो हम उनको बोलते हैं
कोइंसिडेंस लाइंस। और कोइंसिडेंस लाइंस की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी इसमें तीनों ही इक्वल होंगे। A1/A2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू और C1/C2 की वैल्यू भी इक्वल होगी। इसी तरीके से तो क्या करेंगे हम कि A1 की वैल्यू तो हमें गिवन है 2 है, उसका थ्राइस कर दीजिए, 2 3 या 6 कर दीजिए, 6x कर सकते हैं और प्लस 3 का भी थ्राइस कर दीजिए, 3 3 या 9y और 8 का भी हम c की वैल्यू माइनस का 8 है तो इसका भी हम थ्राइस कर देंगे, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा = 0। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं जो कंडीशन हमने बताई है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों इक्वल है कि नहीं है। देखिए इस कंडीशन के लिए, ये इस कंडीशन के लिए थी, ये इस कंडीशन के लिए और ये इस कंडीशन के लिए थी, सॉरी पहले के लिए थी। इस कंडीशन के लिए A1/A2, A1 की वैल्यू वही है 2 है और A2 की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 ली है। जब इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो = 1/3 हो रहा है। इसी तरह हम B1/B2 की वैल्यू लेते हैं। B1/B2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू तो हमें पता है 3 है और जो हमने इक्वेशन बनाई है वो ये वाली है 3rd, इसमें B2 की वैल्यू 9 है और इसको अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वही 1/3 हो जाएगा। इसी तरह हम C1/C2 की वैल्यू ले रहे हैं। C1/C2 कितनी आएगी, C1 की वैल्यू हमारी माइनस का 8 है और C2 की वैल्यू माइनस का 24 लिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस और 8 बन जाए 8, 8 3 जा यानी = 1/3 आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि A1/A2 यानी A1/A2 की वैल्यू 1/3 है, B1/B2 की वैल्यू भी 1/3 है और C1/C2 की वैल्यू भी 1/3 है। इस तरीके से हम इसके जो तीनों कंडीशन हमें दी हुई थी उन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये तीनों इक्वेशन बना सकते हैं इजीली। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें ये इनकी कंडीशंस पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं A1/A2 = B1/B2 होती है। पैरेलल लाइंस है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसी तरीके से कोइंसिडेंस लाइंस की कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसमें तीनों ही इक्वल होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ही 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3, इसका मतलब ये भी इसी को वेरीफाई करती है। तो इस तरीके से इनको हम इक्वेशन इस तरीके से बना सकते हैं। मुझे ऐसा पता है कि शायद आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।